हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सप्लिसिट स्टडी चैनल पे। इसका हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का। ये आज 9वां पार्ट है। तो हम लोग 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। आज आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, किसी बिलियन का सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसका, बिलियन का, तो बिलियन हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अगर बिलियन में दो प्रकार की चीजें देखने को मिलता है, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। एक विलायक होता है, एक विलय होता है। तो विलायक का मात्रा बिलियन में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो विलायक का मात्रा होता है विलयन में, हमेशा वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो विलय होता है, जो इसमें मिलता है, उसका मात्रा हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसका मात्रा हमेशा इसमें कम होता है, जो विलायक के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। तो इसको हम लोग विलय के नाम से जानते हैं। तो विलयन में दो प्रकार की चीज देखने को मिलता है। विलायक को इंग्लिश में हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और इसको हम लोग सोल्यूट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पूरा बिलियन को जब इसमें विलय और विलायक मिल जाता है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब बिलियन का सांद्रण का मतलब क्या है, कि ये जो विलायक है, इसके अंदर विलय कितने मात्रा में मिला हुआ है, इसके अंदर विलय कितने मात्रा में मिला हुआ है, ये कौन कौन सा टर्म बताता है। तो मोलरता बताता है, नॉर्मलता बताता है, फॉर्मूलाता बताता है, मोलरता बताता है। ठीक, ये है मोलरता, ये है मोलरता। तो ये सब टर्म्स जो है बताता है कि विलय इसमें कितने मात्रा में मिला हुआ है, विलय इसमें कितने मात्रा में मिला हुआ है। ठीक, तो इसमें बात किया जाता है कि ये जितना भी यहाँ पे संरचना को बताता है, ये इसमें कौन कौन से ताप पर निर्भर करता है, कौन कौन सा ताप पे निर्भर करता है। तो सिर्फ मोललता को छोड़ के बाकी ये तीनों के तीनों क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। तो कौन इसमें से ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मोललता। कौन नहीं करता है, तो मोललता जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये दो फार्मूला भी ध्यान में रखा जाए, इसलिए बहुत बार ऐसा ये पूछा जाता है, किसका किसका फार्मूला। तो मोलरता फार्मूला का यूज हमेशा आता है। मोलरता फार्मूला का हमेशा इसका यूज आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग मोलरिटी के नाम से जानते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलय का मोलों की संख्या। ऊपर में क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में लीटर में बिलियन का आयतन, लीटर में बिलियन का आयतन, लीटर में बिलियन का आयतन, लीटर में बिलियन का आयतन। तो विलय के मोलों की संख्या और बटे में लीटर में बिलियन का आयतन, इस बात को ध्यान में रखना है। अब मोलरता को हम लोग हमेशा कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और ये हो गया एन, विलय के मोलों की संख्या, और ये आयतन जो भी से दर्शाया जा रहा है, ये हो गया लीटर में बिलियन का आयतन। तो ये फार्मूला सबको ध्यान में रखना चाहिए, और इसमें किसको क्या कहते हैं वो भी ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी मोलरता जो होता है, इसका क्या पूछ लेता है, तो इसका पूछ लेता है मात्रा। क्या पूछ लेता है, इसका मात्रा पूछ लेता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, मोलरता, मोलरता का मात्रा, मात्रक अपने से लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है, मोल है, तो ये हो जाएगा मोल, MOL से दर्शाते हैं मोल। नीचे में क्या है, आयतन है। आयतन हम लोग ज़्यादातर किस में दर्शाते हैं, या तो मीटर क्यूब, या यहाँ पर लीटर का बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, या पर लीटर लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स। तो मोल पर लीटर ध्यान में रखना है, इसका जो मात्रक होता है। ये ताप पर निर्भर करता है, बस ध्यान में रखना है। अब आगे जो चर्चा हो रहा है मोललता का, इसका मोललता का जो ताप के, ये भी अगर बुक जाकर पढ़िएगा, तो बुक में सारी चीज़ें लिखा हुआ, हम भी लिखवाए हुए, जो नोट्स बनाए हुए, तो उसमें हम लिखवा चुके हैं ये चीज़।
इसमें से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता था? मूलदाता जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ये उस टाइम पढ़ा रहे थे जब ये बोले भी थे कि ये पूछा जाता है। उस टाइम हम ये चीज़ को चर्चा किए थे कि ये पूछा जाता है। तो मूलदाता का बात करेंगे तो मूलदाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोललिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो मोललिटी है, ये मोललिटी के नाम से जानते हैं। और इसका फार्मूला का बात करें तो मूलदाता को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, विलय विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या बट्टे में हो जाता है विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ये ध्यान में रखना है। विलायक, यहाँ पर बिलियन नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिलियन आया था, यहाँ पर विलायक आ रहा है। यहाँ पर विलियन आया था, यहाँ पर विलायक आ रहा है। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, अब उन्हें क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। उन्हें 1000 करना है। ये द्रव्यमान ग्राम में बोला है, इसलिए इसमें से कैसे गुना करना है? 1000 से गुना करना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये ग्राम में ही इसको रखना है, किलोग्राम में नहीं रखना है। और किलोग्राम में रखते तो फिर 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है। और इसको दिखाते कैसे है? तो ऊपर मोलों की संख्या हो गया, तो मोलों की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं किससे? मोलों की संख्या को n से लिख देते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पर कैपिटल M से लिख देते हैं। ठीक है, ये विलायक का द्रव्यमान को दर्शा रहे, गुने 100 कर सकते हैं। तो ये गुने 1000 कर सकते हैं। ये फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर बात करते हैं तो ये इसका अगर मात्रा कहीं पर पूछ दिया जाए, अगर इसका मात्रा कहीं पर पूछा जा रहा है, मात्रा क्या लिख सकते हैं? तो इसका मोल पर ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम किलोग्राम। अब यहाँ पे बोला है कि ग्राम में ही रखने के लिए, तो अगर यहाँ पर ग्राम में रखते हैं तो यहाँ पर ग्राम ही लिखेंगे, मोल पर ग्राम हो जाएगा। ठीक, और ये ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसमें मूलांकता में क्या होता है? ताप पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन दर्शाता है? बात हो रहा है धनात्मक विचलन का। तो दो प्रकार के विचलन हम लोग को देखने को मिलता है राउल्ट का 2 प्रकार के विचलन देखने को मिलता है। एक ऋणात्मक विचलन होता है और एक धनात्मक विचलन होता है। तो एक ऋणात्मक विचलन होता है और एक धनात्मक विचलन होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए, ये अनादर्श विलयन के लिए होता है, ये वास्तविक विलयन के लिए होता है। आदर्श विलयन के लिए कोई भी विचलन नहीं होता है, लेकिन ये वास्तविक विलयन में ऑब्वियस है कि अपने आप अनादर्श होता है, वो आदर्श कभी भी नहीं होता है। तो ये हम लोग इसमें 2 प्रकार के विचलन हम लोग को देखने को मिलता है। वास्तविक विलयन जो होता है उसमें 2 प्रकार के विचलन देखने को मिलता है, एक ऋणात्मक विचलन होता है, एक धनात्मक विचलन होता है। जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, इसको इंग्लिश में रियल सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, रियल सॉल्यूशन। इसको अनादर्श विलयन भी हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग अनादर्श विलयन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन तो इंग्लिश में लिखे तो इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन।
निगेटिव डेविएशन। देखो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, तो अगर बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो ऋणात्मक विचलन में जो प्रेशर होता है पी ए, वो कम हो जाता है, किससे, पी ए नॉट इंटू एक्से से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पी ए नॉट इंटू एक्से से कम हो जाता है। अच्छा, अगर ये सब टर्म थोड़ा डिस्कस करेंगे ना तो टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट अभी चीज़ है उसको बता के यहाँ पर निकलते हैं, बाकी यहाँ पे और क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम जान रहे ऋणात्मक विचलन का कुछ एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो चलिए लिखते चलिए। एग्जाम्पल बहुत सारा हम लिखने जा रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल होगा वो है क्लोरोफॉर्म। दो प्रकार के यहाँ पर मिश्रण रहेगा, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण रहेगा। किसका रहेगा, एसीटोन का रहेगा। अब दोनों का स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। क्लोरोफॉर्म का अगर बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CH Cl3। एसीटोन का स्ट्रक्चर का बात करेंगे, एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 COCH3, ऐसे लिखा जाता है। अगर इसको पूरा लिखा जाए तो C डबल बॉन्ड O ऊपर में रहता है, ठीक है, तो इसको एसीटोन कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल का मिश्रण रहता है ये ऋणात्मक विचलन जो दर्शाता है। तो और हम लिख देते हैं, दूसरा होगा जल के साथ किसका मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल का सभी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं, HCl। ये भी ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ये सब याद रखना है, इसलिए कि एक पूछा है तो हो सकता है दूसरा कोई पूछ दे। जल रहेगा, जल के साथ आएगा कौन, जल के साथ नाइट्रिक अम्ल आएगा। नाइट्रिक अम्ल फार्मूला का बात करेंगे ना, जल का फार्मूला सभी को पता है, H2O होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। और भी एक एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन का भी मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHCl3। और बेंजीन, तो बेंजीन का सभी को पता है क्या होता है, C6H5 को क्या कहते हैं, C6H6 को क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो इसको तो लिखे ही नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अभी लिखे ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसको सिर्फ लिख देते हैं, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, तो ये बेंजीन है। तो यही कुछ एग्जाम्पल था वास्तविक विलयन में ऋणात्मक विचलन का। ये किसका एग्जाम्पल था, ऋणात्मक विचलन का। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसका, धनात्मक विचलन का। तो दूसरा लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, इसका भी एग्जाम्पल का हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल जो लेंगे वो होता है बेंजीन और मेथनॉल का। किसका, बेंजीन, सबका स्ट्रक्चर भी साथ में पता होना चाहिए। बेंजीन एंड मेथनॉल का मिक्सचर होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी लिखे थे, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। मेथनॉल में क्या होता है, मेथनॉल CH3 हो गया, ऑल मतलब अल्कोहल, तो मेथेन ऑल। तो यहाँ पर ठीक है, तो मेथनॉल में हो गया CH3CO हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वो है बेंजीन और एसीटोन का।
बेंजीन के साथ एसीटोन। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया, एसिक हो जाएगा। एसीटोन का भी स्ट्रक्चर हम लिखे भी थे CH3, इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है C+CH3, इसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। जब पढ़ा रहे थे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये सब स्ट्रक्चर बताए भी थे, इसलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और नाम वगैरह याद होते जाएगा। और एग्जाम्पल का बात करते हैं, एसीटोन के साथ आता है, एसीटोन के साथ आता है एथेनॉल। तो ये सब धनात्मक विचलन को दर्शाता है एथेनॉल। एसीटोन का स्ट्रक्चर अभी हम ऊपर में ही लिखे CH3 C+O CH3। और एथेनॉल का स्ट्रक्चर तो एथ है, एथेन है तो 2 कार्बन होगा CH3 CH2, इसमें ऑल जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, एथेनॉल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल था धनात्मक विचलन का, ये दोनों को दोनों ध्यान में होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित राहुल का धनात्मक विचलन को कौन दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर धनात्मक विचलन को देखते हैं तो सबसे पहले तो यह ऋणात्मक विचलन से छांट सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन के साथ, बेंजीन है, अब यहाँ पर तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे जो लिखवा है उसमें है क्या, कहीं पे नहीं, चलिए ये तो है कम से कम, बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म, तो ये वाला तो ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और बेंजीन के साथ यहाँ पे है, बेंजीन के साथ यहाँ पर बेंजीन के साथ नहीं, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, ये भी ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। अब इसका जो बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये धनात्मक विचलन को दर्शाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या है, कुछ गलती हो रहा है क्या, ये क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर ये इसमें नहीं है ना, इसमें है क्या क्लोरोफॉर्म, इसमें भी क्लोरोफॉर्म एग्जाम्पल में नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बेसिकली यही हम लोग क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ ये जो एथेनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ जो एथेनॉल होता है यही क्या करता है, तो धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन में एक और एग्जाम्पल बढ़ गया, और ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है तो इसमें एक और एग्जाम्पल, ये ऋणात्मक विचलन में यहाँ पर लिख लेना है और ये धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बढ़ गया, ये ऋणात्मक को दर्शाएगा और ये धनात्मक को इसमें ऐड कर लेना है जितना भी लिखवाए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इंग्लिश में भी दे देते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है विलयन के परासरण दाब का, विलयन के परासरण दाब। विलयन के परासरण दाब क्या होता है, तो बेसिकली परासरण का शब्द का मतलब होता है जब जिसका संधाता जिधर ज्यादा होता है वो कम की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसी को हम लोग परासरण के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। और उसी को बैलेंस करने के लिए जब एक दाब लगाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात जो हो रहा है वो हो रहा है फार्मूला का। वो किसका हो रहा है, फार्मूला का। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करेंगे वो बेसिकली फार्मूला का ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं परासरणी दाब। परासरणी दाब का फार्मूला, परासरणी दाब को हम लोग पाई से कर दर्शाते हैं। कैपिटल पाई इसको बोला जाता है, इस प्रकार से जो दर्शाया जाता है थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से लिखा जाता है, इसको कैपिटल पाई कहते हैं। परासरणी दाब जो होता है वो बताया जाता है समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, सी के। और सी क्या होता है यहाँ पे, तो सी के बारे में चर्चा करेंगे। और परासरणी दाब ऑल्सो समानुपाती होता है किसके, टी के। ऑल्सो समानुपाती होता है टी के,
इसलिए प्रासंगिक दाब को लिखा जाता है कि समानुपाती होता है C/T के। जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम R से दर्शाते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रासंगिक दाब का RCT हो जाता है। क्या हो जाता है, RCT हो जाता है। अब टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर C जो होता है, यहाँ पे जो C होता है इसको मूलराता कहते हैं, मूलराता के संधाता कहते हैं। C मूलराता का संधाता होता है, मूलराता यहाँ पर रा होगा, ठीक, मूलराता में संधाता, मतलब इसका संधाता को दर्शा रहा है कि बिलियन के अंदर इसका संधाता कितना है। टी सभी को पता है, टी किसको दर्शाता है, टी यहाँ पे बिलियन का ताप, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये ताप को दर्शा रहा है। तो ये टेम्परेचर है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ये ताप है। और अगर बात करते हैं आर, तो आर यहाँ पे क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। आर क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, इस तरह में अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन में कौन सा है, तो यहाँ पर अगर सी को, सी इधर गुना में रहेगा तो भाग में π/c लिख सकते हैं। तो π/c बराबर ऑप्शन में कौन सा है, बराबर RT। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखकर रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत, ये तो वीडियो से यहाँ से कर ही सकते हैं। अगर हम जो लिख पढ़ाए हैं उससे भी रिवीजन करना चाहते हैं कॉपी से, तो देखिए यहाँ पर कैसे समझना है कि हमको क्या चीज़ में कहाँ पे जाकर ढूंढना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइट को कराने पर ईथर बनता है। बन क्या रहा है, यहाँ पर ईथर का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ईथर का निर्माण हो रहा है। जब जैसे यहाँ पर ईथर का बात कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे ईथर का बात कर रहा है, मतलब हम लोग कौन से चैप्टर में जाना है, ईथर वाले चैप्टर में जाना है। ईथर बनने को बोल रहा है, मतलब ईथर बनने की जो क्रिया होता है वो देखना है हमको। ईथर का रासायनिक अभिक्रिया नहीं देखना है, ईथर बनाने की विधि देखना है। उसी विधि में ये अभिक्रिया देखने को आपको मिल जाएगा, उसी विधि में ये अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये जनरल फॉर्म बोला है कि एल्किल हाइलाइट अगर कोई होता है तो एल्किल हाइलाइट से ईथर का निर्माण कैसे होता है। एल्किल हाइलाइट को जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, RX। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जनरल फॉर्म हो गया। ये क्या है, एल्किल हाइलाइट है, इसलिए इसको हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। ये इसको हम लोग हाइड्रोजन समूह कहते हैं। तो ये क्या बन गया, एल्किल हाइलाइट है। जब एल्किल हाइलाइट के साथ इसमें किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हाइलाइट में इसमें किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये ईथर का निर्माण करता है। तो बताया जाता है इसका अभिक्रिया Ag2O के साथ किया जाता है। लेकिन Ag2O जो होता है, अब इसको दो ऑप्शन में दिया है, शुष्क होता है कि आद्र होता है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या हम हो सकता है कोई भी लिखवाएंगे ये कैसा होता है। तो शुष्क Ag2O होता है, ये शुष्क Ag2O होता है। तब यहाँ से क्या होता है समझना है, यहाँ से इसका कितना अणु यूज होता है, 2 अणु यूज होता है। बेसिकली एक अणु से यहाँ पर देखो, एक अणु से क्या होगा, ये X यहाँ से जो Ag है, यहाँ पर Ag के साथ कितना, O के साथ Ag जुड़ा है, 2 Ag जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रिवीजन के लिए ऐसे बता रहे हैं, यहाँ से एक Ag, जैसे कि यहाँ से भी दिखा देते हैं, दोनों इसको उल्टा करके दिखा दिए, ठीक, इधर X को दिखा दिए। तो एगो Ag, ये एगो X को लेकर जाता है, और इधर का Ag इस वाले X को लेकर जाता है। अब ये जो R का बॉन्ड फ्री होता है, ये जो O का बॉन्ड फ्री होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। ये R का बॉन्ड फ्री होता है इधर से, तो ये O के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बना लेगा, ROR बना लेगा। O के दोनों तरफ जब एल्किल समूह जुड़ता है तो उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ईथर के नाम से जानते हैं। और प्लस में Ag के साथ कौन जुड़ा है, Ag के साथ X जुड़ा हुआ है। आई कितना Ag के साथ X, दो बना हुआ है, 2Agx हम लोग दिखा सकते थे। इसको क्या बनेगा, 2Agx। लेकिन मेन हम लोग यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ईथर कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग ईथर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनाने का क्या बोला है, ईथर बनाने का बोला है। तो ईथर बनाने में इसको हम लोग जाकर ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक।
तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी अभिक्रिया आए उसको पूरा नोट्स को जितना ज़्यादा आप रिवीजन करना चाहते हो उतना ज़्यादा नोट्स को पलटिए, तभी जाके आपका रिवीजन परफेक्ट होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नामकरण दिया हुआ है, IUPAC नामकरण। अब ये थोड़ा सा लॉजिकली है, इसको बहुत अच्छे से हम बताए थे। IUPAC नामकरण बहुत अच्छे से बताए थे। अगर कोई चीज़ का रिवीजन अगर नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर से ज़रूर मेरा प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो पहले देखें, वीडियो देखकर उस चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसका नामकरण का है, तो इसमें क्रियात्मक समूह दो दिया हुआ है। ये अल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड वाला है। ये दो क्रियात्मक समूह दिया हुआ है। जब दो क्रियात्मक समूह देता है तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा। तो उसके लिए एक ऑर्डर लिखवाए थे कि सबसे ज़्यादा क्रियात्मक क्रियाशीलता किस समूह का होता है, उसी का अनुसार हम लोग चुनते हैं कि इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन बनेगा। तो अगर मुख्य क्रियात्मक समूह का बात करते हैं, इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह बनता है ये CHO एल्डिहाइड वाला बनता है, और ये अल्कोहल वाला नहीं बनता है। तो एल्डिहाइड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सब काम करेंगे इसी क्रियात्मक समूह, और जो बच जाता है उसको हम लोग प्रतिस्थापन की तरह यूज करते हैं। कार्बन का चयन करेंगे तो यही सीधे 4 कार्बन का चयन हम लोग को मिलेगा, 4 कार्बन का चयन होगा ना। अब यहाँ पे नंबरिंग जो होगा तो ये एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड के अनुसार नंबरिंग होगा। ये एल्डिहाइड के अनुसार नंबरिंग होगा। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये सबसे पास मानना चाहिए, ठीक। अब ये जो इसका नाम लिखाता है ये पूर्ण लगने की तरह नाम लिखाता है, इसलिए कि ये अब ये अनु लगने की तरह नहीं, अनु लगना मतलब लास्ट में नाम लिखना, ये पूर्ण लगने की तरह नाम लिखाएगा, इसलिए कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। अल्कोहल का पूर्ण लग्न नाम हाइड्रोक्सी को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये कितना नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया है, तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन में किसमें है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी है। उसके बाद कोई पूर्ण लग्न नहीं है, उसके बाद कार्बन का हम लोग चयन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। और उसमें इसके लिए अनुलग्न क्या यूज होता है, जो एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्यूटेनॉल हो जाता है। तो यहाँ पे नॉल ऐड होता है, तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल हो जाएगा, तो नॉल ऐड होता है, यहाँ पे नॉल ऐड होता है। यहाँ याद रखना है क्या ऐड होता है, नॉल ऐड होता है, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो ऑर्गेनिक का पढ़े थे तो वो सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन को बता सकते हैं। ऑप्शन दिया रहता है तो और आसान हो जाता है बताना, ठीक। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।